अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हादी ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है T2 स्टार। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था T2 यानी वो टाइम जिसके दौरान ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में मौजूद प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड कम होता है और वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस चले जाते हैं। T2 में क्या होता है कि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से स्पिन रिलैक्सेशन अकर होती है। जबकि T2 स्टार में स्पिन रिलैक्सेशन के साथ इनहोमोजेनिटी ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। इनहोमोजेनिटी ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मुराद जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, तो वो हेल्पफुल होती है इन प्रोटॉन को वापस ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन से लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में ले जाने के लिए। अब हम यहाँ पर दो तरह की सीक्वेंस यूज़ करते हैं। एक होती है स्पिन इको सीक्वेंस, एक होती है ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। स्पिन इको सीक्वेंस में हम 180 डिग्री पल्स यूज़ करते हैं, जबकि ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में हम 180 डिग्री पल्स यूज़ नहीं करते। स्पिन इको सीक्वेंस में हम 180 डिग्री पल्स यूज़ करते हैं ना, तो उसका काम क्या है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनहोमोजेनिटी आने की वजह से, या सिंपल वर्ड्स में कहें कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, उसकी पावर कम हो जाती है, तो वो क्या करता है कि ये प्रोटॉन जो प्रीसेस कर रहे होते हैं ट्रांसवर्स प्लेन पे, उनको डिफेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो 180 डिग्री पल्स उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होने वाली डिफेजिंग को ख़त्म करता है, एलिमिनेट करता है। ठीक है, इसीलिए स्पिन इको सीक्वेंस के अंदर जो डिफेजिंग होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं होती, वो प्रोटॉन की अपनी स्पिन रिलैक्सेशन की वजह से होती है, अपनी रिपल्जन से होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे ट्रू रिलैक्सेशन भी कहते हैं। T2 स्टार हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर 180 डिग्री पल्स नहीं होती है। एक और बात, T2 स्टार इज़ शॉर्टर दैन T2, क्योंकि T2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन आपस में रिपल्जन करते हैं और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन से डिफेज होना शुरू हो जाते हैं, जबकि T2 स्टार के अंदर उनकी अपनी पावर के साथ साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी उनको डिफेजिंग में हेल्प करती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉलोइंग रिलेशन से, 1/T2 स्टार इज इक्वल टू 1/T2 प्लस गैमा डेल बी। गैमा रिप्रेजेंट करता है गायरो मैग्नेटिक रेशो को और डेल बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इनहोमोजेनिटी आ रही है उसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है TR एंड TE। TR से मतलब है टाइम ऑफ रेपिटेशन एंड TE से मतलब है टाइम ऑफ इको। स्पिन इको सीक्वेंस में क्या होता है कि हम 90 डिग्री के पल्स देते हैं, फिर 180 डिग्री के पल्स देते हैं। 180 डिग्री के पल्स के बाद हमें जो सिग्नल्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं इको। तो टाइम ऑफ इको को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि वो टाइम जो स्टार्ट ऑफ पल्स से लेकर रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स के दरमियान होता है। ठीक है, यानी स्टार्ट ऑफ RF पल्स जब हम सिग्नल्स देना शुरू करते हैं, 90 डिग्री के पल्स देते हैं, उससे लेकर 180 डिग्री पल्स के बाद जब हमें सिग्नल्स मिलते हैं, उन दोनों के दरमियान का जो टाइम है ना, उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ इको। और टाइम ऑफ रेपिटेशन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट ऑफ वन RF पल्स एंड द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट RF पल्स। यानी स्टार्ट ऑफ वन RF पल्स जब हम 90 डिग्री देते हैं, स्टार्ट ऑफ अनदर RF पल्स जब हम दूसरा 90 डिग्री देते हैं, तो दोनों 90 डिग्री देने के दरमियान वाला जो वक्फ होता है, गैप होता है, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ रेपिटेशन। एंड टाइम ऑफ रेपिटेशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन टाइम ऑफ इको। अगर तो टाइम ऑफ रेपिटेशन भी शॉर्ट हो और टाइम ऑफ इको भी शॉर्ट हो, तो फिर हमें जो इमेज मिलेगी वो होगी T1 वेटेड इमेज। T1 वेटेड इमेजेस हम फैट के लिए यूज़ करते हैं, जबकि दूसरी तरफ टाइम ऑफ रेपिटेशन भी लॉन्ग हो और टाइम ऑफ इको भी लॉन्ग हो, तो फिर हमें जो इमेजेस मिलेंगी वो होगी T2 वेटेड इमेज। T2 वेटेड इमेजेस होती हैं वाटर के लिए। इसको याद करने का तरीका ये है कि वाटर के अंदर H2O होता है ना, 2 होता है, तो T2 के अंदर भी 2 है, तो दोनों इस तरह याद कर सकते हैं कि T2 वेटेड इमेजेस वाटर के लिए होती हैं। और अगर टाइम ऑफ रेपिटेशन लॉन्ग हो एंड टाइम ऑफ इको शॉर्ट हो, तो फिर हमें जो इमेजेस मिलती हैं वो होती हैं प्रोटॉन डेंसिटी इमेजेस। ये सारी हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर टाइम ऑफ रेपिटेशन और टाइम ऑफ इको का कंपैरिजन किया गया इन मिली सेकेंड दोनों सीक्वेंस के अंदर। शॉर्ट टाइम ऑफ रेपिटेशन की वैल्यू स्पिन इको सीक्वेंस में 300 से लेकर 800 है, जबकि ग्रेडियंट सीक्वेंस के अंदर लेस दैन 50 है। लॉन्ग TR की वैल्यू स्पिन इको सीक्वेंस के अंदर मोर दैन 2000 है और जबकि ग्रेडियंट सीक्वेंस के अंदर मोर दैन 100 है। शॉर्ट टाइम ऑफ इको की वैल्यू स्पिन इको सीक्वेंस में 10 से लेकर 25 तक है, जबकि ग्रेडियंट इको सीक्वेंस के अंदर 1 से लेकर 5 तक है। लॉन्ग टाइम ऑफ इको की वैल्यू स्पिन इको सीक्वेंस के अंदर मोर देन 60 है एंड ग्रेडियंट इको सीक्वेंस के अंदर मोर देन 10 है। याद रखने वाली बात कि शॉर्ट TR एंड शॉर्ट TE फॉर फैट एंड लॉन्ग TR एंड लॉन्ग TE फॉर वाटर होता है।
फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है TE यानी टाइम ऑफ इन्वर्जन। इट इज़ द टाइम बिटवीन द इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स एंड 90 डिग्री पल्स इन इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस। इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस के अंदर टाइम ऑफ इन्वर्जन डिटरमाइन करता है इमेज के कंट्रास्ट को। ये MCQ है। फिर आता है T1 वेटेड इमेज। T1 वेटेड इमेजेस हम यूज़ करते हैं फैट के लिए। इसमें बताया गया है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इनडायरेक्टली डिटरमाइन करती है स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल्स को। ठीक है, जितनी ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होगी उतना हमें सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में हम सिग्नल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, हम सिग्नल्स को तभी डिटेक्ट करते हैं जब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से मैग्नीट्यूड ट्रांसफ़र होता है, टिल्ट होता है टुवर्ड्स द ट्रांसवर्स प्लेन में। ठीक है, तो जब हम 90 डिग्री RF पल्स सेंड करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में जितने प्रोटॉन होते हैं वो मूव करते हैं, टिल्ट करते हैं टुवर्ड्स द ट्रांसवर्स प्लेन, और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन स्ट्रॉन्गर होती है। जितनी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन स्ट्रॉन्गर होगी उतने ही ज़्यादा हमें MR सिग्नल स्ट्रॉन्गर मिलेंगे। अब जो फैट होता है उसका T1 बहुत शॉर्ट होता है। T1 से मुराद टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, यानी वो टाइम जिसके अंदर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ होकर वापस चला जाता है टुवर्ड्स द लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। तो फैट का T1 छोटा होता है, इसीलिए हम जब RF पल्स को स्विच ऑफ करते हैं तो ये जल्दी ही ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन से वापस लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में आ जाता है। T1 वेटेड इमेज होती है फैट के लिए, तो हमें T1 वेटेड इमेजेस में फैट से ब्राइट सिग्नल्स मिलते हैं, और अगर T1 वेटेड इमेजेस में हम वाटर को देखें तो वो हमें डार्क दिखता है, ब्लैक दिखता है। फिर कहता है कि T1 वेटेड इमेजेस हम किस तरह ले सकते हैं। तो ये बात ज़रूरी याद रखनी है कि T1 वेटेड इमेजेस फ़ैट के लिए होती हैं, इसमें हमें फ़ैट के सिग्नल्स ब्राइट नज़र आते हैं। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जितना टाइम ऑफ रेपिटेशन एंड टाइम ऑफ इको यानी TR और TE शार्ट होंगे तो हमें फ़ैट के सिग्नल्स मिलेंगे विद हायर इंटेंसिटी। अब आती है T2 वेटेड इमेजेस। T2 वेटेड इमेजेस हम लेते हैं वाटर के सिग्नल्स को ब्राइट दिखाने के लिए। इसमें फैट डार्क दिखता है और वाटर के जो टिश्यूज़ होते हैं वो ब्राइट दिखते हैं। यूजुअली विद लॉन्ग TR एंड लॉन्ग TE वी गेट T2 वेटेड इमेजेस। फिर आता है प्रोटॉन वेटेड इमेजेस। इसके अंदर आप सिर्फ इतना याद कर लें कि लॉन्ग टाइम ऑफ रेपिटेशन, लॉन्ग TR एंड शॉर्ट TE, इसकी वजह से हमें प्रोटॉन वेटेड इमेजेस मिलती हैं। इसके अंदर हम बहुत T1 एंड T2 वेटेड इमेजेस हम ले सकते हैं। अगर तो हमने T1 वेटेड इमेजेस के इफेक्ट को ख़त्म करना है, सिर्फ और सिर्फ T2 लेना है, तो फिर हम लॉन्ग TR यूज़ करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टाइम ऑफ रेपिटेशन। और अगर हमने T2 के इफेक्ट को ख़त्म करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमने फैट की इमेजेस लेनी है, तो हम शॉर्ट टाइम ऑफ इको को यूज़ करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स है कि अगर हम T1 वेटेड इमेज ले रहे हैं तो उसमें फ़ैट के सिग्नल ब्राइट नज़र आते हैं और वाटर के सिग्नल डार्क नज़र आते हैं, जबकि अगर हम T2 वेटेड इमेज ले रहे हैं तो उसके अंदर वाटर के सिग्नल ब्राइट नज़र आते हैं और फैट के सिग्नल्स डार्क नज़र आते हैं। अगर तो हमने फ़ैट की इमेज लेनी है तो उसमें हम T1 एंड T2 शॉर्ट रखेंगे और साथ साथ TE और TR भी शॉर्ट रखेंगे। और जबकि वाटर की इमेज लेनी है तो उसके अंदर हम T1 एंड T2 भी उसके अंदर लॉन्ग होगा और TE और TR भी हमारे पास लॉन्ग होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस।